24,000। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5 है। परपेचुइटी की वैल्यू दे रखी है ₹24,000। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पेएबल एट द एंड, तो जो एट द, जहाँ पर एट द एंड वाला होता है वहाँ P इज इक्वल टू R/I होता है। ठीक है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 रुपीज़ 300, लेकिन ये हर क्वार्टर दिया जा रहा है, हर क्वार्टर। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू R/100 होता है। ठीक है, लेकिन 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है ना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं तो भले ही उन्होंने बोला हो कि पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा एनुअली वाला ही निकालना होता है। तो यहाँ पर आई निकालने के लिए, क्योंकि पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर होते हैं पूरे साल में 4 क्वार्टर, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे इस वजह से। तो R/100 तो होता ही अगर एनुअल होता तो, लेकिन क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई R/400। अब पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, therefore P इज इक्वल टू R/I। आई इधर ले आओ, R/P। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है R/400 इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना 300/24,000। तो भाई ये जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 6 24 और 6 5 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% पर एनम। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब जरा बताओ सिंकिंग फंड में हर्षित कोई डाउट हो? एक्सरसाइज 12.2 सर एग्जाम्पल 3 पर बता दीजिए। एग्जाम्पल 3 एक बार बताते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में है मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन। तो अगेन ये एक सिंकिंग फंड हो गया। सिंकिंग फंड का मतलब ये है कि अगर हम पहले से ये प्लान करके चलें कि हमारा बेटा है और वो धीरे धीरे करके जब बड़ा होगा तो उसकी फर्दर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो उस खर्चे के लिए पहले से ही हम थोड़ा सा पैसा डालकर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मिस्टर एक्स ने प्लान करा अमाउंट, प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज़ ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद उसको कॉलेज जाना होगा, तो कॉलेज के लिए वो पहले से पैसा सेव करके चल रहा है मिस्टर एक्स। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ दीज स्टडीज़ टू बी ₹100,000। तो वो पहले से ही मानकर चल रहा है कि जो उसकी स्टडीज़ की कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए होगी। हाउ मच, अच्छा ये जो 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मानकर चल रहा है कि इतना अमाउंट उसको चाहिए 10 साल बाद। तो वो ए की वैल्यू कितनी हो गई एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 656। ₹100,000 मतलब 1 लाख रुपए। अब वो बोल रहे हैं हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। वो हर साल की शुरुआत में कितना पैसा उस सिंकिंग फंड में डाल दे ताकि 10 साल बाद उसको 1 लाख रुपए मिल जाएं। अच्छा, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो इंटरेस्ट रेट आर जो है वो दे रखा है 12% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये इतना। उसके अलावा उन्होंने बोला कि एन कितना है 10 ईयर्स। ठीक है, और अब मुझे कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैपिटल आर मतलब क्या कि हमें हर बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर कि कितना उसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ठीक है जी, देखिए क्या करना है इसमें
इसका बस एक फॉर्मूला अलग होता है। आप ये देखिएगा कि सिंकिंग फंड में जैसे हमारा जो शुरुआत में जो हमने देखा ना, वो हमारा ये था कि जब परपेचुटी की बात करी जाती है तो परपेचुटी में हमने 2 केसेस देखे थे। एक केस देखा था जिसमें ये था कि भाई पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ अ ईयर, और एक में ये था कि पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग। तो अब परपेचुटी वो ऐसी है कि ये जो सिंकिंग फंड है इसमें ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही उसको पे करना है। तो शुरुआत में ही जब पे करना होता है ना, तो उसमें बस एक 1+i और मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी फार्मूला सेम रहता है। तो ये आपको बस इसमें ये गलती, मतलब ये आपको कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, क्योंकि सिंकिंग फंड जो है परपेचुटी तो मुझे देनी होती है किसी ना किसी को, ठीक है, लेकिन जो सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड मेरे खुद के हाथ में है कि मैं उसमें पैसा अपना कब इन्वेस्ट करूँ। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि साल भर सेव करा, साल भर के बाद उसमें डाल दिया। लेकिन मिस्टर एक्स प्लान करता है और मिस्टर एक्स बोलता है कि नहीं, मैं तो शुरुआत में ही पैसा सेव करूँगा। तो जब ऐसे में सिंकिंग फंड में जब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो बस 1+i और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला बनेगा जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू r इंटू 1+i की पावर 1+i की पावर n माइनस 1 अपॉन i। जो ये था इसमें 1+i और मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंस payment is done to the, since payment is done to the sinking fund at the beginning of each year, so a is equal to 1+i, r तो है ही बाहर, r में एक 1+i और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1+i की पावर n माइनस 1 अपॉन i। ये हो गया, ठीक है, r इंटू 1+i इंटू 1+i की पावर n माइनस 1 अपॉन i। ठीक है जी, करिए जरा इसको सॉल्व। अब a कितना दे रखा है, 1 लाख इज इक्वल टू r। तो वो जब भी बोलेगा कि वो बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर है, तब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपको 1+i मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो आपको ये वाला करना। तो ये तो एट द एंड वाला हो गया, ये बिगिनिंग वाला हो गया, ठीक है। ओके। अब i क्या होगा, जब r दे रखा है 12%, तो i हो गया 12/100, मतलब 0.12। देखिए 1 + 0.12, 1 + 0.12 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.12। r इंटू 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.12। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये हो सकता है 4 से हो जाएगा शायद, 4 से हो जाएगा, 4 3 = 12 और 4 3 = 8, 11 माइनस 8 इज 3, 3 2 32, 4 8 = 32, तो 38 आ गया। 3 को इधर ले आइए, ये हो गया 300,000 इज इक्वल टू r इंटू 38, 1.12 की पावर 10 माइनस 1। अब 1.12 की पावर 10 जो है ये आप लॉग टेबल की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर कह देंगे लेट x इज इक्वल टू 1.12 की पावर 10, तो लॉग ले लेंगे, तो log x इज इक्वल टू log 1.12 की पावर 10, तो log x इज इक्वल टू 10 log 1.12। 1.12 को क्या बोलेंगे, 1.120, ठीक है। log x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, एक नंबर ऑफ डिजिट है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 पॉइंट। अब 11 को 2 पर ट्राई करना है, 11 को 2 पर देखना है लॉग टेबल में,
11 को 2 पर देखिए 0492, 0.0492। अब ये 10 को काट दो यहाँ और इस पॉइंट को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 0.492। log x इज इक्वल टू 0.492। तो जब x निकालेंगे ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.492। अब 0 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट, पॉइंट से पहले वाली नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रही होंगी, एक रही होगी। तो 49 को 2 पर देख लो और आगे तो 0 है, तो 0 वाला तो होता नहीं है, एंटी लॉग में आ जाएगी। 49 को देखिए 2 पर, तो 49 बिल्कुल नीचे एंटी लॉग टेबल में 49 2 पर कितना आ रहा है, 3105। 3105। अब एक नंबर के बाद में पॉइंट लगना चाहिए क्योंकि इधर 0 है, तो 3.105। देयरफॉर 300,000 इज इक्वल टू 38R इज इक्वल टू 38R मल्टीप्लाई बाई 1.12 की पावर 10, यही तो x था, और ये है 3.105 माइनस 1। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 300,000 अपॉन 38 इंटू 3.105 में से बन गया कितना आ गया, 2.105। अब इसको डिवीज़न में टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, सीधा डिवाइड करके देख रहा हूँ। पहले तो डिनोमिनेटर देख लीजिए, 38 इंटू 2.105, 79.99। 300,000 डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 79.99। तो इसको तो सीधा सीधा 80 बोला जा सकता है ना, 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काट दो, 8 3 24, 30 माइनस 24 is 6, 60, 8 7 56, 60 माइनस 56 कितना हो गया, 60 माइनस 56 is 4, 40 40, 8 5 40 और लास्ट में 0, मतलब 3,750 रुपीज़ उसको हर साल शुरुआत में रख देने हैं, एक सिंकिंग फंड में डिपॉजिट कर देने हैं। गलत कैसे आ रहा है मेरा, x की वैल्यू 0.5412, अरे लॉग कुछ गलत ले लिया क्या, 11 क्या प्रॉब्लम आ रही है। की पावर में 11 पर भी, चलो कोई बात नहीं, 1.12 क्या है देखना भाई, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या हमसे। 1.12 बाहर है और नीचे 0.12 है, 0.12 इनका भी वही आ रहा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 4 3 12, 4 3 12 हो गई भाई, गलती हो गई। देखिए जी गलती क्या होगी हमसे कि 4 2 8 होता है, मैंने 4 3 8 ले लिया गलती से, 4 2 8, 11 माइनस 8 होगा 3 है ना, और 3 2 32, 4 8 32, तो 28 था ये। अब जरा देखें यहाँ पर गड़बड़ हुई है इस 38 की वजह से, तो
इसको 28 कर दो, लॉग वॉग वाला तो अपना सब कुछ पूरा ठीक है, इधर 28 करिए, मतलब बस जो मेहनत वाला करा था पोर्शन उसमें कहीं गलती नहीं हुई है, ये जो कैलकुलेटर से करा है इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, देखता हूँ भाई। 28 इंटू 2.105 करना है, 28 इंटू 2.105, 58.94, R is equal to 300,000 upon 58.94। इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं करा जा सकता, तो करिए इसको सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूँ, 300,000 डिवाइडेड बाई 58.94, 5089.92, 5089.92। हर साल उसको स्टार्टिंग में इतना पैसा सेव करना पड़ेगा, 5089.92, और इनका आ रहा है 5091, लगभग वही है। 5089.92 मतलब रुपये 5,090 रुपये, तो बोल रहे हैं 5,091 रुपये, मतलब ₹1 22 का फ़र्क आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने उसको पहले ही एक्सपेंड करके फिर सॉल्व करा है, हमारा भी पूरी तरह से ठीक है। बताइए जी, क्लियर है दोनों बच्चों को? बताओ। यस Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। इसके बाद बताओ, ये एक्सरसाइज का कुछ करा 12.2 का? सर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, बॉन्ड्स वाला छोड़िए। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे 12.3, और उससे पहले के सारे एग्जांपल बॉन्ड्स वाला सब छोड़ देना है, ईएमआई पर आता है। देखिएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई, ईएमआई लिखिएगा, एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज अ फिक्स्ड, एन ईएमआई इज अ फिक्स्ड पेमेंट EMI is a fixed payment made by a borrower to a lender, made by a borrower to a lender, and EMI is a fixed payment made by a borrower to a lender at a specified date every month, at a specified date at a specified date every month to clear off the loan, to clear off the loan, to clear off the loan, full stop। फिर हम ये कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई कैलकुलेशन के दो मेथड्स होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, इसके दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईएमआई, देयर आर
methods of calculating. There are two methods of calculating EMI. First है flat rate method, second है reducing balance method. Second है reducing balance फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब फ्लैट रेट मेथड पर आ लीजिए. फ्लैट रेट मेथड में ये है कि जो मार्केट में किसी भी तरीके का कोई उतार चढ़ाव आए, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ज़्यादा हो, वो फिक्स रहता है. जिस टाइम आपने लोन परचेज करा था, तो लोन लिया था, उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर लोन उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. हाँ जी, तो फर्स्ट देखिएगा फ्लैट रेट मेथड. फ्लैट रेट मेथड में इन फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज फिक्स्ड. In flat rate method, the amount of interest paid is fixed. अब EMI कैसे निकाली जाती है फ्लैट रेट मेथड में? EMI is equal to P is for principal, कि जितना आपने लोन लिया है, प्रिंसिपल P plus PNI upon M. P plus PNI upon M. यहाँ पर लिखें where P is principal borrowed, principal borrowed, I is interest rate. I क्या होता है यहाँ पर? इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ. जो हम ये निकालते हैं ना, आई इज इक्वल टू जो हम निकालते हैं R अपॉन 100, ठीक है ना. तो ये इंटरेस्ट रेट पर रुपी आ जाता है. परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो वो पर रुपी आ जाता है. अब यहाँ पर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, मतलब ये जो आई निकालना होता है, तो ये आई निकालते टाइम हमको क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है. क्योंकि EMI जो है वो जो है, मतलब उसमें एक चीज़ फिक्स है कि हमको वो मंथली इंस्टॉलमेंट ही करनी है. नाम क्या है इसका? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो इसका मतलब मंथली ही मेरे को EMI पे करनी है. तो पर रुपी पर मंथ, यानी कि जब मैं जब मैं आई कैलकुलेट करूँगा तो बेटा यहाँ मुझे 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. पर मंथ कर रहे हैं तो पूरे साल में कितने मंथ हैं? 12. तो 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा आई कैलकुलेट करते टाइम. उसके बाद N हो गया नंबर ऑफ पेमेंट्स. N है नंबर ऑफ पेमेंट्स. मान लो मुझे कोई लोन चुकता करना है और वो जो लोन चुकाना है हमको, और वो मेरे को 6 महीने में चुकाना है. तो 6 महीने का मतलब कितना हो गया कि भाई हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई? हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 6 हो गई, ठीक है. अगर मान लीजिए वो बोलें कि आपको 3 साल में चुकाना है या 5 साल में चुकाना है, तो 5 साल है तो मंथ्स आपको कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है. इसी तरीके से अगला देखिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड.
reducing balance method. Reducing balance method. So in this method, interest does not remain constant for every EMI. In this method, interest does not remain constant for every EMI. हर एक EMI के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट आपका कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो एक लाइन और नोट करें, एज वी पे ऑफ अवर लोन, जैसे जैसे हम अपना लोन उतारते जाते हैं, as we pay off our loan, the outstanding principal amount decreases with every EMI. The outstanding principal amount decreases with every EMI. हर एक EMI के साथ जो हमारी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो इसमें जो EMI कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा क्या है, EMI इज इक्वल टू EMI is equal to P into I P into I into P into I into 1 plus I की पावर n अपॉन 1 plus I की पावर n minus 1। EMI का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस अगली क्लास में देख लें इसके, आज इतना ही कर लें, ओके सर। ठीक है। आप जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाले, इनका टेस्ट लूँगा मैं, तो हाथ के हाथ इसको फटाफट कंप्लीट करिए आप, ठीक है। ओके ओके जी।